80 मौतें या उससे भी ज़्यादा। जब कोई इलाका नक्शा से कट जाता है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ें कटती है, फिर खबरें, फिर आखिर में आंकड़े। हम अक्सर पढ़ते हैं कि बारिश ने आसाम को डुबो दिया, प्रकृति का प्रकोप आ गया, लेकिन इसके पीछे हम ले चलेंगे प्राकृतिक आपदा का नाम देकर ढक दिया जाता है। आज बात होगी आसाम की उस तबाही की जिसे केवल आसमान से गिरते पानी को नहीं समझा सकता। बात होगी उस तबाही की जिसकी कथा बरसों से कागजों पर लिखी जा रही थी। सोचिए, अगर आपके अपने पूरे कमाई और परिवार में से किसे बचाना तय कर सिर्फ 15 मिनट में तय करना हो तो आप क्या करेंगे? असम के चौराहे देव, शिव सागर और जरही घाट में ऐसा ही हुआ। जिन्होंने कभी अपने घर के भीतर पानी ढुकते हुए नहीं देखा, 10 मीटर ऊंचा पानी कुछ मिनटों में गांव के गांव निकल गए। सरकारी फाइलों में 11 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। लेकिन अब जानते हैं कि मवेशी आसाम के किसानों के लिए जानवर नहीं, उसकी आखिरी जमा पूंजी होती है। 4.5 लाख से ज़्यादा जानवर लोग बह गए और 56 हेक्टेयर फसलें जमीन मिट्टियाँ मिल गई। सबसे दुखद बात यह है कि राहत शिविरों तिरपाल के नीचे हजारों बच्चे और गर्भवती महिला बुनियादी मेडिकल सुविधाओं के इंतजार में बैठी है। जब भी ऐसा तबाही होता है तो सरकार एक शब्द उछाल देती है, बादल फटा या बहुत ज़्यादा पानी, जिम्मेदारी डायरेक्ट कुदरत के खाते में। लेकिन मौसम विभाग का आंकड़ा कहता है कि पानी ज़्यादा जरूर हुई थी, लेकिन पर तो कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसे रोका नहीं जा सका। तो फिर तबाही क्यों हुई? आसाम की घाटी एक थाली की तरह, पानी आना तय है, लेकिन पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाए गए थे वो 1954 के काम चलाओ उपाय थे। सरकार ने माना कि राज्य की 48 किलोमीटर लंबे बांधों में से 3000 किलोमीटर की बांधों की दीवारें कमजोर हो चुकी थी, ढाल चलनी थी, तो पानी कौन रोकता? इतना ही नहीं, नई सड़कें, अनियमित बांध ने कुदरती पानी का रास्ता रोक लिया। जो दलदली जमीन पानी सोखती थी उन पर कंक्रीट खड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विकास की सड़कें विनाश की बांध बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ गया? आसाम की बाढ़ नियंत्रण और बांधों की मरम्मत के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिए जाते। कागजों पर किलोमीटर दर किलोमीटर की दीवारें बनती है, मरम्मत होती है, लेकिन जैसे ही पहली पानी आती है पैसा और मिट्टी पानी में बह जाते हैं। यह दो चक्र बन चुका है। हर साल पानी आएगा, हर साल तट मरम्मत होंगे, हर साल आपातकालीन फंड जारी होगा, अगले साल बाढ़ आने तक सब भूल जाएगा। हर प्रोजेक्ट की ऑडिट और पाई पाई का पारदर्शी हिसाब जनता तक आएगा, तभी यह दुचक्र टूटेगा। सवाल उठता है कि आसाम की सालाना बीमारी का कोई इलाज है? जवाब है हाँ बिल्कुल है। उड़ीसा का उदाहरण देख लीजिए। 1999 के महाचक्रवात में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद उड़ीसा ने आपदा परिवहन की परिभाषा ही बदल दी। पक्के शेल्टर बनाए गए, तकनीकी आधारित चेतावनी तैयार हुआ, हजारों के मौत का आंकड़ा दिहाइयों बदल गया। आसाम को भी अब इस पुरानी तटबंधों को छोड़नी होगी। उन गांवों की पहचान करनी होगी जहां पानी पहली बार पहुंचा। गांव-गांव में बाढ़ विरोधी शेल्टर बनाए जाएंगे। उन जल मार्गों और वेट्सलैंड को जीवित करना होगा। पानी उतरने लगा जैसा कि हमेशा होता है। अब मीडिया के कैमरे भी पीछे हटने लगे। जब पानी उतरता है तो बीमारी और बर्बादी का चेहरा सामने आता है। शिव सागर और चौराही देव की मिट्टी पर बालू हमारी खेतों को मंजर नहीं कर रहा है, यह हमारी संवेदनाओं को भी जमा रहा है। सवाल उठता है कि आसाम की सालाना बीमारी का कोई इलाज है? जवाब है हाँ बिल्कुल है। उड़ीसा का उदाहरण देख लीजिए। 1999 के महाचक्रवात में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद उड़ीसा ने आपदा परिवहन की परिभाषा ही बदल दी। पक्के शेल्टर बनाए गए, तकनीकी आधारित चेतावनी तैयार हुआ, हजारों के मौत का आंकड़ा दिहाइयों बदल गया। आसाम को भी अब इस पुरानी तटबंधों को छोड़नी होगी। उन गांवों की पहचान करनी होगी जहां पानी पहली बार पहुंचा। गांव-गांव में बाढ़ विरोधी शेल्टर बनाए जाएंगे। उन जल मार्गों और वेट्सलैंड को जीवित करना होगा। आसाम दूर सही लेकिन हमारे देश का हिस्सा है। अगली बार आसाम डूबे तो खबर को स्क्रॉल मत कर दीजिएगा। सरकार से सवाल पूछिए और आवाज़ उठाइए। आपको क्या लगता है कि यह मुद्दा प्राइम टाइम तक पहुंचना चाहिए? तो ये